नमस्कार दोस्तों, बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम। आज से हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र का सीरीज शुरू कर रहे हैं। सीरीज शुरू करने से पहले सिलेबस को एक बार देख लेते हैं सरसरी नज़र से। यूनिट फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, नेचर एंड प्लेस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द टर्म लाइक विद्या, अविद्या, शिक्षा, इलम, तालीम and education from Upanishadic, बुद्धिस्ट, इस्लामिक एंड वेस्टर्न लिटरेचर। ठीक है। दूसरा है यूनिट फर्स्ट का दूसरा टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑन इंडियन हेरिटेज, रोल ऑफ फिलोसफिकल, सोशल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस एंड शेपिंग ऑफ ह्यूमन वैल्यूज थ्रू वेरियस एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, कन्वोकेशन, मैसेज इन तैत्रीय उपनिषद। यूनिट सेकंड है आपका। यूनिट सेकंड में फर्स्ट टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नीड। दूसरा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन। थर्ड टॉपिक है मेजर फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन, जैसे कि आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म विद रेफरेंस टू एम्स, करिकुलम, मेथड्स, टीचर टाट रिलेशंस एंड डिसिप्लिन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न एजुकेशन। फोर्थ टॉपिक है इसमें यूनिट 2 का मेजर इंडियन फिलॉसफीज ऑफ एजुकेशन विद रेफरेंस टू एम्स, करिकुलम, मेथड्स, टीचर टाट रिलेशंस एंड डिसिप्लिन इन वेदांता, बुद्धिज्म एंड इस्लामिक ट्रेडिशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन मॉडर्न एजुकेशन। फिफ्थ टॉपिक है यूनिट सेकंड का स्टडी अबाउट फॉलोइंग विजनरीज, जैसे गुरुदेव टैगोर, शांति निकेतन, महात्मा गांधी, बेसिक एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद, नव्या वेदांत एंड मैन मेकिंग एजुकेशन एंड श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन। अब देखते हैं यूनिट थर्ड, सोशियोलॉजिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन में फर्स्ट टॉपिक है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नीड। सेकंड टॉपिक है इंडिविजुअल एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। थर्ड टॉपिक है एजुकेशन एज प्रोमोटर ऑफ सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। फोर्थ टॉपिक है यूनिट थर्ड का एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। फिफ्थ टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन। सिक्स टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोमोटिंग नेचुरल इंटीग्रेशन, इमोशनल इंटीग्रेशन एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। एंड सेवन्थ टॉपिक है रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन। यूनिट 4 है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम में फर्स्ट टॉपिक है करिकुलम, कॉन्सेप्ट, एम्स एंड टाइप्स। सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड थर्ड टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। यूनिट फिफ्थ है करिकुलम एंड स्कूल में फर्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एम्स ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम। सेकंड टॉपिक है टीचर्स रोल इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम एंड डिसिप्लिन। उसके बाद ये असाइनमेंट, इंटरनल असेसमेंट है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। हमारा मेन फोकस रहेगा इन 5 टॉपिक्स 5 यूनिट पे। ठीक है। अब फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, हम टॉपिक वाइज या यूनिट वाइज ना स्टार्ट करके हम प्रश्न के प्रकार वाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है अति लघुत्तरीय प्रश्न में शिक्षा की परिभाषा बताइए। तो शिक्षा की परिभाषा देखते हैं। शिक्षा की परिभाषा निम्नलिखित है। अब विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, जैसे शंकराचार्य जी ने कहा शिक्षा की परिभाषा के बारे में, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाती है। ठीक है। किसने कहा? शंकराचार्य ने कहा। स्वामी दयानंद के अनुसार विद्या विलास मन सो धृतशील शिक्षा, अर्थात विद्या में विलास करने वाले मन का निर्माण करना ही क्या है? शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही क्या है? शिक्षा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है। जॉन डीबी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा। बटलर के अनुसार शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। बटलर ने क्या कहा? शिक्षा प्रजाति की आध्यात्मिक उपलब्धियों के साथ व्यक्ति का क्रमिक अनुकूलन है। पेस्टोलॉजी के अनुसार व्यक्ति के जन्म से प्राप्त शक्तियों का स्वाभाविक समरस एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। अरस्तु के अनुसार
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा। अरस्तु ने क्या शिक्षा की परिभाषा दिया कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, वही शिक्षा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आधुनिकीकरण से क्या आशय है। आधुनिकीकरण का सरल और संक्षिप्त अर्थ है वह प्रयास करना या ऐसा प्रभाव डालना जिससे कि एक व्यक्ति, संस्था, समुदाय या समाज आधुनिक या नए समझे जाने वाले मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों, संस्थाओं व संगठनों को अपनाने का प्रयास करे। सामान्य तौर पर जब भी हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं तो पाश्चात्य जनतांत्रिक देशों, विशेषकर अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस आदि द्वारा प्राप्त की गई महान औद्योगिक प्रगति तथा भौतिक सुविधाओं की सुलभता के संदर्भ को ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में सामाजिक परिवर्तन की दिशा इंगित करने वाला एक संप्रत्यय आधुनिकीकरण माना जाता है। आधुनिकीकरण में परंपरागत समाज का आधुनिक समाज के रूप में परिवर्तन का लक्ष्य अंतर्निहित रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस्लामी मत में इल्म और तालीम की क्या अवधारणा है। इल्म और तालीम मुख्यतः अरबी भाषा के शब्द हैं। दोनों का अर्थ ज्ञान, उपदेश, शिक्षा और योग्यता है। इल्म और तालीम में वही संबंध है जो विद्या और शिक्षा में है। इल्म वह है जो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ में मनुष्य के नजात अर्थात मोक्ष पाने के लिए सदाचरण, कर्तव्य अर्थात कर्म के रूप में सन्निहित है। तालीम वह है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य लौकिक जीवन में सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह की काबिलियत प्राप्त करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा दर्शन क्या है। शिक्षा दर्शन शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक विशेष क्षेत्र है। शिक्षा दर्शन क्या है? शिक्षा शास्त्र और दर्शन शास्त्र का एक विशेष क्षेत्र है। शिक्षा दर्शन 2 शब्द युग्मों से मिलकर बना है। शिक्षा योग दर्शन। इसमें शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति के आंतरिक विकास को समृद्ध बनाकर बाह्य विकास की बहुआयामी पृष्ठभूमि विनिर्मित करती है। वहीं दर्शन मानव जीवन की सभी समस्याओं के समाधान हेतु लक्ष्य निर्देशित दृष्टिकोण, विचार, विश्वास, मूल्य तथा मानदंड का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रीय और संस्कृति की परिधि से घिरे विचार और अवबोध का अंतर्राष्ट्रीय परिधि पर विस्तार ही अंतर्राष्ट्रीय अवबोध है। अपनी राष्ट्रीयता एवं संस्कृति के प्रति पक्षपातपूर्ण विचार दूसरे राष्ट्र एवं संस्कृति में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों के व्यवहारों का सही और निष्पक्ष आकलन नहीं करने देते। डॉक्टर वाल्टर एच.सी. लेब्स के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवबोध इस ओर ध्यान दिए बिना कि व्यक्ति में किस राष्ट्रीयता या संस्कृति के हैं, एक दूसरे के प्रति सब जगह उनके व्यवहार का आलोचनात्मक और निष्पक्ष रूप से निरीक्षण करने और आंकने की योग्यता है। गोल्ड स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। प्रश्न संख्या 6, मानव मूल्यों से क्या तात्पर्य है। ह्यूमन वैल्यूज से क्या तात्पर्य है। भारतीय धर्म ग्रंथों में मूल्य के लिए शील शब्द अनेक स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द मूल्य का पर्यायवाची नहीं वरन निकटतम शब्द है। शील सर्वत्र भूषण का कार्य करता है। कहीं कहीं शील शब्द चरित्र के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। वस्तुतः मूल्य एक प्रकार का मानक है। मनुष्य किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय करता है कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णयात्मक ढंग से आता है तब वह मूल्य कहलाता है। मूल्य एवं आदर्श ये दोनों ही चरित्र निर्माण तथा व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अंगीकृत या आत्मसात किए हुए मूल्य ही जीवन आदर्श बनते हैं। जब मूल्यों का स्पष्टीकरण हो जाता है तब मूल्य विशेष पर निर्णय ले लिया जाता है और उसे जीवन में ग्रहण कर लिया जाता है, तभी वह आदर्श बनता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की, शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं। टैगोर के शांति निकेतन की स्थापना के निम्न उद्देश्य हैं। नंबर 1, बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। नंबर 2, आध्यात्मिक उन्नति के लिए वातावरण उत्पन्न करना। नंबर 3, बालकों को पूर्ण स्वतंत्रता देना ताकि वे सामाजिक जीवन में सफलता के साथ भाग ले सकें। नंबर 4,
शांति निकेतन की स्थापना का उद्देश्य बालकों में प्रकृति द्वारा सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करना था। इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नंबर 5, प्रकृति और जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, ये उद्देश्य थे शांति निकेतन के। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय एकीकरण राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों में उपजने वाली वह भावना है जिसमें वह आपसी विभेदकता एवं मनोमालिन्य को त्याग कर राष्ट्र पर पड़ने वाली विपदाओं के समय एक सूत्र में बंधकर किसी हद तक सेवा भाव एवं प्राणोत्सर्ग करने से भी पीछे नहीं हटते। राष्ट्रीय एकीकरण एक दृढ़ इच्छा शक्ति या पक्का इरादा है जो राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों में संगठित होने की भावना पैदा करती है। बात करते हैं जॉन ब्राउवेकर ने लिखा है कि साधारण रूप में इसका आशय है राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्ति से भी ज़्यादा वफादारी रखना। राष्ट्रीय एकता सम्मेलन की बात करें तो राष्ट्रीय एकीकरण एक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के दिलों में एकता, संगठन एवं सन्निकटता की भावना, सामान्य नागरिक की भावना और राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना का विकास किया जाता है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया है। शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है, स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता। व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य वैयक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। अब प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। अद्वैत दर्शन के अनुसार अविद्या का अर्थ बताइए। अविद्या एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ अज्ञान, भ्रम, मूर्ख एवं विद्या के विपरीत है, अर्थात अविद्या का अर्थ हुआ अशिक्षित। यह शब्द बड़े पैमाने पर हिंदू ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। साथ साथ उपनिषद सहित बौद्ध ग्रंथों में बहुतायत से इसका प्रयोग किया गया है। अद्वैत दर्शन के अनुसार शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत में माया तथा अविद्या शब्दों के समानार्थी माना है, परंतु बाद के दार्शनिकों ने इन दोनों में अंतर बताया है। शंकराचार्य का मत है ईश्वर की बीज शक्ति का नाम माया है। माया रहित होने पर ईश्वर में प्रवृत्ति नहीं होती और न वह जगत की सृष्टि करता है। वह अविद्यात्मक बीज शक्ति अव्यक्त कही जाती है। वह अविद्यात्मक बीज शक्ति अव्यक्त कही जाती है। यह ईश्वर में आश्रित होने वाली महाश्रुतिरूपिणी है जिसमें अपने स्वरूप को न पहचानने वाले संसारी जीव सोते रहते हैं। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है? प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान पर विश्वास नहीं करते हैं। इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल विकास करने और जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारवाद को जन्म दिया है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक संपूर्ण व्यवहार की व्याख्या मानव की मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करते हैं। जैसे मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण ही शिक्षा है। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा का अर्थ अंतः प्रवृत्तियों का बाह्य जीवन में समन्वय स्थापित करना है। प्रश्न नंबर 12, वर्तमान पाठ्यक्रम में क्या दोष हैं? इनके सुधार के उपाय बताइए। अपने देश में पाठ्यक्रम का निर्माण उन विशेषज्ञों द्वारा किया गया था जो विदेशी थे। पाठ्यक्रम में बहुत सी दुर्बलताएं हैं। पाठ्यक्रम दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक आधार पर नहीं बने हैं। पुस्तकीय एवं सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक जोर दिया गया है। व्यावसायिक, औद्योगिक एवं तकनीकी ज्ञान का अभाव है। परीक्षा की प्रधानता है। धार्मिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की उपेक्षा की गई है। सुधार के उपाय देखते हैं। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों का निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे बालकों को व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान अधिक हो। पाठ्यक्रम व्यवसाय परक बनाया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम को परीक्षा प्रधान न बनाकर उसे उपयोगिता प्रधान बनाया जाना चाहिए।
पाठ्यक्रम को इस प्रकार का होना चाहिए जिससे बालक उसमें रुचि ले। पाठ्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए जो बालक के जीवन से हमेशा जुड़ा रहे। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग अब। पाठचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? पाठचर्या और पाठ्यक्रम शब्दों का प्रयोग शिक्षा की क्रिया में होता है, परंतु दोनों शब्दों में अंतर है। पाठचर्या के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य की ओर ले जाने पाठचर्या के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विषयों, क्रियाओं, विधि विधान का संगठन होता है और पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य विषयों और वस्तुओं का एक क्रम होता है जिसे विद्यार्थी को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। संस्कृति का अर्थ बताइए। संस्कृति बहुत व्यापक शब्द है जिसका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोग इसे संपूर्ण जीवन के व्यवहार से व्यापक रूप में सार्वभौमिक अर्थ देते हैं, तो कुछ लोग उसे व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, बोलचाल तक ही सीमित रखते हैं। कुछ की दृष्टि में सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज और मान्यताएं ही संस्कृति हैं। बाह्य नकली सौंदर्य भी कुछ की दृष्टि में संस्कृति की श्रेणी में आता है। बहुत से व्यक्ति समाज में प्रचलित संगीत, नृत्य, चित्रकला, वास्तुकला और साहित्य की प्रगति को संस्कृति मानते हैं। कोई व्यक्ति जितनी अधिक भाषाओं को जानता है, बोलता है, अधिक ज्ञानवान है, मौज मस्ती और ऐश्वर्य के साथ रहता है, वह उतना ही अधिक सुसंस्कृत है। ठीक है। प्रश्न संख्या 15। पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए। पाठ्यक्रम की उपयोगिता निम्नवत ढंग से है। नंबर 1, पाठ्यक्रम शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। नंबर 2, शिक्षार्थी के लिए उपयोगी होता है। नंबर 3, समाज के लिए उपयोगी होता है। नंबर 4, सांस्कृतिक उन्नयन एवं संवर्धन के लिए उपयोगी होता है। नंबर 5, अंतर्दृष्टि या सोच तथा अवबोध के विकास के लिए उपयोगी होता है। नंबर 6, शिक्षा की समान संरचना एवं समानता की स्थापना के लिए उपयोगी होता है। नंबर 7, शिक्षा को नवीन मंतव्यों से अलंकृत करने में उपयोगी होता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं हम लोग। शिक्षा, दर्शन एवं अनुशासन का संबंध बताइए। दर्शन अनुशासन का स्वरूप निर्धारित करने तथा उसको स्थापित करने में सहायक होता है। प्रायः अनुशासन का स्वरूप देश, काल, परिस्थिति तथा राजनीतिक प्रणाली द्वारा निर्धारित होता है। इसी कारण आदर्शवाद ने प्रभावात्मक अनुशासन, प्रकृतिवाद ने मुक्तात्मक अनुशासन तो प्रयोजनवाद ने सामाजिक अनुशासन का समर्थन किया है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में निहित दार्शनिक दृष्टिकोण छात्रों को स्वतः अनुशासित बनने अर्थात आत्मानुशासन को अपनाने पर बल देता है। इससे स्वेच्छाचारिता बढ़ जाती है। धर्मनिरपेक्षता को लोकतंत्र द्वारा महत्व देने के कारण धर्म विहीन शिक्षा संचालित हो रही है। इससे छात्रों में नैतिकता एवं उत्तम चारित्रिक गुणों का लोप हो रहा है। अनुशासन की स्थापना में दिक्कत आ रही है और अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। अतएव स्पष्ट है कि अनुशासन भी दर्शन से प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 17, शैक्षिक समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है? शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं तथा सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करता है। सांस्कृतिक वातावरण में दूसरे व्यक्ति, सामाजिक समूह तथा आचरण के प्रतिमान निहित होते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो संस्थाओं, सामाजिक समूहों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था एवं उनका वर्णन करता है। शैक्षिक समाजशास्त्र शैक्षिक समस्याओं के लिए समाजशास्त्र का प्रयोग करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। उपनिषद किसे कहते हैं? उपनिषद आत्मा को पूर्ण, अखंड एवं अनश्वर मानते हैं। अनश्वर, ठीक है। उपनिषद आत्मा को क्या क्या मानते हैं? पूर्ण, अखंड, जिसका कोई खंड ना किया जा सके, अनश्वर, जो कभी नाश ना होता हो, ठीक है। यह मानव जीवन का लक्ष्य वर्णन करते हैं। यह तत्व संबंधी संस्कार को अवास्तविक तथा परासत्ता संबंधी संस्कार को संसार को वास्तविक मानते हैं। यानी जो तत्व संबंधी संसार है उसको वे वास्तविक नहीं मानते हैं। जो परासत्ता संबंधी संसार है यानी सत्ता से परे जो संसार है उसको ये वास्तविक या रियल मानते हैं। शंकर यथार्थता के 3 क्रमों का वर्णन करता है। सबसे उच्च यथार्थता केवल परासत्ता संबंधी है। वह अंधेरी रात्र में एक रस्सी को सांप समझ लेने का उदाहरण देते हैं।
उनका कहना है कि रस्सी की वास्तविकता और सर्प की अवास्तविकता के बीच में एक और स्तर है, वह है हमारा सांसारिक जीवन। यह एक विभ्रम है जो सर्प की अवास्तविकता जानने से कुछ और थोड़ी देर तक बना रहता है। जब मनन द्वारा हमारे सांसारिक जीवन की अवास्तविकता समझ में आने लगती है तो इस ज्ञान द्वारा हमारे सामने से संसार की वास्तविकता का पर्दा उठ जाता है, हमारे जीवन की झूठी प्रकृति का पता लग जाता है। इस प्रकार इस चिंतन में एक ऐसी सर्वसत्ता का वर्णन किया जाता है जिसे निर्गुण ब्रह्म कहते हैं, जो सब गुणों तथा विशेषताओं से रहित होता है। वास्तव में उपनिषद की विचारधारा में ब्रह्म के दो रूप हैं, मूर्त एवं अमूर्त। निर्गुण ब्रह्म अमूर्त रूप ही है। जो निर्गुण ब्रह्म है वह कैसा रूप है? अमूर्त रूप है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जगत की प्रकृति अनिश्चित है। ठीक है, जो संसार है, जगत है, उसकी प्रकृति क्या है? निश्चित नहीं है। नंबर 2, जगत अनेक तत्वों से बना है। नंबर 3, जगत के पीछे कोई अनुभवातीत सत्ता नहीं है, यानी जगत के पीछे, ठीक है, कोई सत्ता नहीं है जिसका हम अनुभव कर सकें। नंबर 4, ज्ञान क्रिया का प्रतिफल है, यानी क्रिया करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। नंबर 5, जो सिद्धांत कार्य करते हैं वह सत्य हैं, जो सिद्धांत कार्य नहीं करते हैं वह सत्य नहीं है। नंबर 6, जीवन के मूल्य बदलते रहते हैं। ठीक है। नंबर 7, प्रयोजनवाद उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देते हैं। नंबर 8, प्रयोजनवाद लचीलेपन में आस्था रखते हैं। नंबर 9, अंतिम सत्ता निर्माणावस्था में है, अभी अंतिम सत्ता का निर्माण नहीं है, वो निर्माणावस्था में है। नंबर 10, प्रयोजनवाद वर्तमान तथा भविष्य में आस्था रखता है। ठीक है, वर्तमान और भविष्य में आस्था रखता है प्रयोजनवाद, और भूत में आस्था नहीं रखता, भूतकाल में। प्रश्न नंबर 20, आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का योगदान बताइए। आधुनिक भारतीय शिक्षा को देन के रूप में बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामान्य विद्यालयों का आयोजन करना। नंबर 2, सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन। नंबर 3, स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन। नंबर 4, खेलकूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन। नंबर 5, प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन करना। नंबर 6, बहुशिक्षक एवं सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन। नंबर 7, शिक्षा के विभिन्न स्तरों का अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन। नंबर 8, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश संबंधी न्यूनतम आयु नियमों और परीक्षा का आयोजन करना। धन्यवाद दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में